नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे, स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनको फॉर्म फिल से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। अब वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर रिक्वायरमेंट की पोर्टल पर आ जाना है। आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट के लिंक पर आ जाना है और यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि रिक्वायरमेंट JRJAS फॉर RHC, यहाँ पर एंड क्लर्क ग्रेड सेकंड फॉर RSJA एंड डिस्ट्रिक्ट कोड 2022 के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का एक लिंक मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप इमिता से अपना फॉर्म फिल करने वाले यदि आप अपना इमिता से फॉर्म फिल करना चाहते हो, आप इमिता संचालक हो, तो आप इमिता से अपना फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे राजस्थान हाई कोर्ट का, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इमिता से फॉर्म फिल करने के लिए आपको इमिता के डैशबोर्ड पे आ जाना है। अपनी इमिता की एसओसी आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको अपने इमिता पे लॉगिन हो जाना है। इमिता पे लॉगिन होने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर यूटिलिटी टैब सर्विस पे आ जाना है। यूटिलिटी टैब सर्विस पे आने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए कि एवरी सर्विस के अंदर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा RHC। जैसे आप RHC टाइप करते हो तो आपके सामने इस तरह का आ जाता है कि RHC डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जूनियर एंड क्लर्क ग्रेड सेकंड। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इसको ओके कर देना है, आफ्टर पार्टी कोड को ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप यहाँ इसके ऑनलाइन आवेदन करने की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ गए हो इमिता से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। यदि आप बाहर से आवेदन करना चाहते हो तो बाहर से भी आप इस तरह से इस पोर्टल पर पहुंच जाओगे। तो आप अब आगे से दोनों की फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस सेम रहने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए कि अब मैं आपको बाहर से आवेदन करने के लिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हो, आपने अभी तक अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आपको सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, यदि आप न्यू यूजर हो तो। यदि आप यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर हो, आपने पहले इसका फॉर्म फिल किया हुआ है, क्योंकि 2020 में भी इसकी वैकेंसी निकली हुई थी जो कि रद्द हो गई थी, स्थगित हो गई थी, उनके दोबारा आप आवेदन ओपन किए गए हैं, तो वो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड फिक्स करके यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके और कैप्चा फिल करके यहाँ पर लॉगिन होकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो डायरेक्ट। उनको यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ न्यू यूजर का। तो न्यू यूजर इसके ऊपर आवेदन कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नेम दे देना है। जो भी आवेदक है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा, वो भी अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेंट फादर्स नेम फिल करना होगा, एप्लीकेंट मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल हो तो मेल या फीमेल हो तो फीमेल। आपको इस तरह से यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फिर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करवाने होंगे। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी।
वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपकी मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर वेरीफाई हो जाते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। एक्टिव ईमेल आईडी फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर यूजर नेम देना होगा। यूजर नेम देने के लिए आपको 6 से लेकर 30 डिजिट का आपको प्रयोग करना होगा। कम से कम 6 वर्ड आपको यहाँ पे यूज करने होंगे। कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर अल्फाबेट यूज करना है, फिर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल सब वर्ड यूज करना है, फिर आपको यहाँ पर कोई सा एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना है। फिर भी आपको यहाँ पर यूजर आईडी यूजर नेम देने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको यूजर नेम किस प्रकार से बनाना है। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड भी आपको यहाँ पर 7 डिजिट से लेकर 15 डिजिट के बीच में आपको यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड में आपको पासवर्ड जनरेट करते समय भी आपको एक अल्फाबेट, न्यूमेरिकल व एक स्पेशल कैरेक्टर डिजिटल स्पेशल कैरेक्टर्स का आपको यहाँ पर यूज करना होगा। फिर आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना होगा। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करते हो तो आपकी मेल आईडी के ऊपर और आपके जो आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर देते हैं उसके ऊपर एक मैसेज आ जाता है कि आपके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया गया है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगी, आपका फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको फिल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं फिल फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर फिल फॉर्म के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो आपने ये फॉर्म फिल कर रहे हो उसका आपको टाइम भी आपके साथ चल रहा है, तो आपको इस टाइम के अंदर आपका फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर टाइपिंग चल रहा है, तो इस पीरियड के अंदर आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ पर टाइम आउट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दूसरी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देती है जो कि आपने पीछे फिल की थी रजिस्ट्रेशन करते समय। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में आगे आपको अपने फॉर्म को फिल करना होगा। आगे आपको अपने फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस आपने आप सेलेक्ट करना होगा कि आप अनमेरिड हो या मैरिड हो या डिवोर्सेस मेल हो या विडो हो। आपके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आप यहाँ पर मैरिड करते हो तो नीचे आपको यहाँ पर बताना होगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन born बिफोर 6/7/2006 6/7/2006 के पहले आपके कितने बच्चे थे उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। 1 है तो 1 और 2 है तो 2। कितने बच्चे थे आपके 6/7/2006 के पहले उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। 0 है तो आपको यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर लेना है। फिर नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न बिटवीन 6/7/2006 के बाद में 12/4/2006 के बीच में आपके कितने बच्चे थे, कितनी संतान थे, उनका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। इस तरह से आपको उसका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। फिर नंबर ऑफ द चाइल्ड बिफोर आफ्टर 12/4/2011 के पहले भी आपके कोई बच्चे तो उसका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। अगर नहीं तो इस तरह से आपको उसका विवरण भी आपको यहाँ पर दे देना है, और नहीं तो आपको 0 कर देना है। आपके टोटल कितने बच्चे थे, टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन यहाँ पर आपके कैलकुलेट होके आ जाएंगे। यदि आप मैरिड हो तो, यदि आप मैरिड नहीं हो तो, आप अनमेरिड हो तो आपको यहाँ पर अनमेरिड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अनमेरिड पे क्लिक करते हो तो जो ये आपके चिल्ड्रन की जो आपकी यहाँ पर चिल्ड्रन की गिनती जो आपकी करनी थी, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर हाइड हो जाता है अनमेरिड करने के बाद में। फिर आपको यहाँ पर बोनीफाइड रेजिडेंस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि बोनीफाइड रेजिडेंस ऑफ सिलेक्ट। आपका बोनीफाइड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको अकॉर्डिंग देख लेना है। फिर आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया हो या सिटीजन ऑफ नेपाल हो, आपके अकॉर्डिंग आप किसी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में एरिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो या आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो। यदि आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको टीएसपी सिलेक्ट कर लेना होगा और आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको टीएसपी एरिया की डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर शो होगी। यदि आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको नॉन टीएसपी एरिया की डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट होगी। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जब सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी कि आप जनरल AWS या SC ST कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर जो जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ वो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैं
शेड्यूल कास्ट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होंगे वो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद में आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब जारी हुआ था उसकी डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ था उसकी डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। यहाँ पर डेट आ जाएगी, फिर आपका डेट आने के बाद में इस तरह से मंथ आ जाएगा। मंथ आने के बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था इस तरह से आपकी यहाँ पर डेट आ जाएगी। फिर कास्ट सर्टिफिकेट डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप स्पेशल कैटेगरी दी गई है इसके अंदर पर्सनल विद डिसेबिलिटी आप पीएस कैंडिडेट हो, यस हो या नहीं, आपको यहाँ पर यस और नो में आंसर देना होगा। यदि आप पीएस कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर बताना होगा कैटेगरी और डिसेबिलिटी किस कैटेगरी के अंदर आप दिव्यांग हो, वो आपको कैटेगरी इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि डू यू वांट टू अपीयर इन टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, कि आप कंप्यूटर के ऊपर टाइप राइटिंग टेस्ट देने में समर्थ हो या असमर्थ हो, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यस नो करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ वो पीएच कैंडिडेट नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ तो आगे के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। फिर नीचे आपको बताना होगा कि एम्प्लॉय सर्वे इन कनेक्शन, यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए डिफेंस सर्विस पर्सनल, यदि आप रक्षा कर्मी हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, यदि आप स्पोर्ट पर्सन हो तो आपको कुछ खिलाड़ी हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने विलेज का नाम देना होगा। विलेज का नाम देना होगा। विलेज का नाम देने के बाद में आपकी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। पोस्ट का नाम देने के बाद आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो, तहसील का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपकी सिटी विलेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिटी विलेज सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर सिटी विलेज सिलेक्ट कर लेना है। सिटी विलेज सिलेक्ट करने के बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करने के बाद में आपके एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, जो भी आपके एरिया के पिन कोड नंबर है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको अपना स्टेट अपनी से सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, वो स्टेट सिलेक्ट करना होगा। फिर आपके फोन नंबर अभी यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है तो आप इसको दे भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी ऊपर से पेश हो जाती है, आपको अपनी यहाँ से चेक कर लेनी है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल, सेकेंडरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया था। तो यहाँ पर मैं 10th क्लास BSER अजमेर से पास किया था, तो मैं यहाँ पर BSER अजमेर कर देता हूँ इस तरह से। BSER अजमेर करने के बाद में ईयर और पासिंग आपने 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास किया था वो ईयर आपको इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वो ईयर आपको इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपना डिवीजन और ग्रेड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए या सेकंड डिवीजन पास हुए हो। यदि फर्स्ट डिवीजन पास हो तो फर्स्ट डिवीजन आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर 12th डिटेल भी फिल करनी होगी। 12th आपने कौन से बोर्ड से पास किया है, BSER अजमेर से पास किया तो BSER अजमेर पास कर लेना है। और कौन से ईयर के अंदर पास आउट हो तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और कौन से डिवीजन से पास आउट हो तो आपको यहाँ पर डिवीजन सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार आपको ग्रेजुएशन डिटेल फिल करनी होगी। ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। और आपने ग्रेजुएशन कब किया है वो आपको यह डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। और आपने ग्रेजुएशन कौन सी डिवीजन से पास हुए वो डिटेल आपको इस तरह से यहाँ पर देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि वेदर प्रोसेस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आप यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखते हो या नहीं रखते हो, तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना होगा। रखते हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स RCIT हो वो आपके लिए मान्य नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर का कोई सा भी कोर्स होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ अदर्स इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, यदि आप एक से अधिक जीवित पति पत्नी रखते हो तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना है। नहीं रखते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। Have you accepted during your marriage, आपने मैरिज के अंदर देश स्वीकार किया था तो आपको यस और नो में इस तरह से आपको यहाँ पर सभी डिटेल फिल करनी होगी। Are you married to a person having a already wife living, आपके ऑलरेडी कोई पति पत्नी है तो जीवित पत्नी तो आपको यहाँ पे यस नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक whether any first information report FIR has ever been lodged against you, आपके विरुद्ध कभी भी कोई FIR रेज हुई है, कोई केस बनाया तो आपका को यहाँ पे यस और नो में उसका आंसर देना होगा। बनाया तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो कर देना है।
हैव यू एवर बीन कन्वर्टेड टू एमफिल और टू एनी अदर्स ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ? आपके यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कोई आपको यहाँ पर आपराधिक घोषित किया गया है या आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है तो आपको यहाँ पर यस और नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए कि हैव यू बीन परमानेंटली डिस्प्लेड और द डिस्क्वालिफाइड फॉर द अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन? आपको यहाँ पर एग्जाम में बैठने को लेकर आपको परमानेंट डिसेबल्ड किया गया है या आपको अयोग्य घोषित किया गया है तो आपको यहाँ पर यस नो में इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको डिक्लेरेशन पे आ जाना है। डिक्लेरेशन पे आने के बाद में आपको यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपका प्लेस का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। प्लेस का नाम फिल करने के लिए आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। आपकी फोटो और सिग्नेचर की साइज यहाँ पर देख लीजिए क्या रहने वाली है। यहाँ पर आपकी फोटो और सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में आनी चाहिए। आपकी फोटो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में आपको स्कैन कर लेनी है जिसकी साइज अधिकतम 10 KB से 25 KB के बीच में होनी चाहिए। 10 KB से कम की नहीं होनी चाहिए और 25 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार आपकी अपलोड ऑफ सिग्नेचर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, वो भी आपकी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने होंगे जिसकी साइज आपकी 10 KB से 25 KB के बीच में होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपकी फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। कैसे अपलोड करना होगा? आपको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको करना क्या होगा कि ये जो कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर कैप्चा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर सेव एंड पेमेंट पे क्लिक करने के पहले आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि आप इस फॉर्म के अंदर आप चेक कर लेना है कि आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती नहीं है। यदि आप यहाँ पर फॉर्म को चेक किए बिना आप यहाँ पर सेव एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो फिर आप अपने फॉर्म के अंदर आप यहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं अपने फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। क्लिक करने से पहले आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने फॉर्म को यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई गलती तो नहीं है ना। यहाँ पर मैं अपने फॉर्म को यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आपको कंफर्म कर लेनी है क्योंकि एक बार आप सेव एंड पेमेंट के लिंक पर क्लिक कर दोगे तो आप भी अपने फॉर्म के अंदर कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है ना। मैं आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना फॉर्म अच्छी तरह से चेक कर लिया, इसके अंदर यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा, सेव एंड पेमेंट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाऊंगा और ये कैप्चा मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। इस तरह से ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। तो आपको भी ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है और कैप्चा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर सेव एंड मेक पेमेंट के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पूछा गया कि प्लीज चेक डिटेल वंस सेव एंड विल बी नॉट बी एडिट। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। उसके बाद में यदि आप यहाँ पर सेव एंड पेमेंट के लिंक पर क्लिक कर दोगे तो फिर आप इसके अंदर कोई एडिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल चेक कर ली है तो मैं आपको ओके पे क्लिक कर दूंगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको आप इसे कंफर्म कर लेना है कि आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या आपको एग्रीगेटर से करना चाहते हो। या तो आप अभी एग्रीगेटर से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एग्रीगेटर के लिंक पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं एग्रीगेटर के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टेट बैंक आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर बिल डेस्क सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। बिल डेस्क सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपका पेमेंट के ऊपर आपकी कुछ जीएसटी भी रहेगी, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आपको पे नाउ पर क्लिक करके आपका पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर देख लीजिए कि 360 रुपये का मुझे पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा पेमेंट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर 360 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जिसके माध्यम से मैं यहाँ पर पेमेंट करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, अदर डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से मैं यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पेमेंट करना है डेबिट कार्ड के माध्यम से। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड फिल कर देता हूँ और डेबिट कार्ड फिल करने के बाद में जो मेरे एटीएम कार्ड के नंबर है वो एटीएम कार्ड नंबर मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। यहाँ पर मैं एटीएम कार्ड नंबर फिल करने के बाद में मुझे यहाँ पर एक्सपायर डेट फिल करनी होगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मंथ ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने एटीएम कार्ड की एक्सपायर डेट मुझे यहाँ पर फिल करनी होगी, सॉरी ईयर भी देना होगा। तो मैं यहाँ पर ईयर ले देता हूँ। फिर आपको अपने एटीएम कार्ड के सीवीसी नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। एटीएम कार्ड के सीवीसी नंबर देने के बाद में आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड होल्डर का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पे आप क्लिक करना होगा।
जैसे आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे वहाँ पर आपके अकाउंट से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे वहाँ पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी और वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करवा देना है। यहाँ पर मैं सभी डिटेल फिल कर पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना होगा। यदि आप रिफ्रेश कर देते हो तो आपको यहाँ पर पेमेंट भी अटक देता है। यहाँ पर मैं सेंड एनीवे पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सेंड एनीवे पर क्लिक कर देता हूँ कि यहाँ जैसे सेंड एनीवे पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि पेमेंट स्टेटस यहाँ पर क्या बता रहा है, पेमेंट रिसीव्ड इज सक्सेसफुल आपको यहाँ पर बता रहा है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि फॉर्म डाउनलोड स्टेटस, तो यहाँ पर आपका फॉर्म अभी नॉट डाउनलोड हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म देख लीजिए कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका फॉर्म ओपन होने के बाद में यहाँ से देख लीजिए कि मेरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। फिर आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट आपको यहाँ से अपनी फॉर्म की प्रिंट आउट आपको यहाँ से ले लेनी है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 का फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे। आपकी मैंने यहाँ पर आपको सारी स्टेप टू स्टेप आपको सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए होगी। पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको सभी फॉर्म भरने संबंधित जानकारी और सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट मिलती रहती है। धन्यवाद।